हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मैट्रिक्स डिस्कस करने वाले। मैट्रिक्स हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल तक चलेंगे। चलिए देखते हैं मैट्रिक्स को मैट्रिसेस कहा जाता है। इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अ रेक्टेंगुलर array of elements along the row and column is called a matrix. It is generally denoted by capital letters of इंग्लिश अल्फ़ाबेट। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके एलिमेंट को कोई नंबर हो सकता है, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, या इसी के स्मॉल लेटर भी आ सकता है, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर या अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, इस तरह से लिख सकते हैं। अभी इसमें देख रहे हैं कि इसमें 2 रो है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड 3 कॉलम्स है। तो यह मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर का हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। या इसी को 1 2 3 4 5 6 कहीं कहीं ऐसे भी मिल सकता है, या ऐसा भी मिल सकता है 1 2 3 4 5 6। इस सिंबल में भी दिखाया जाता है। यह स्क्वायर ब्रैकेट भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल ब्रैकेट भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, और यह भी मैट्रिक्स को ही रिप्रेजेंट करता है। और सभी के ऑर्डर फिलहाल क्योंकि सेम ही है तो यहाँ पर 2/3 और 2/3 ऑर्डर कह सकते हैं। इसमें मैट्रिक्स जो लिखा है हम लोगों ने, तो इसको जैसे अगर मैट्रिक्स बी है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1 2 3 5 7 9 2 1 7, कुछ भी ऐसा लिख दिया तो यह भी मैट्रिक्स है। तो इस तरह से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसके अंदर यह एलिमेंट्स होता है। एलिमेंट्स रियल नंबर भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, कोई और अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है, नोटेशन है। फिर इस मैट्रिक्स को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे, तब उसके बाद आगे की बात करेंगे। मैट्रिक्स में ऑर्डर का भी ध्यान रखना होता है कि ऑर्डर मेरा क्या है। मतलब पहले यहाँ पर 2/3 लिखने का मतलब कि पहले नंबर ऑफ रोज को दिखाया जाता है, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। 2/3 मीन्स 2 रोज है इसमें और 3 कॉलम्स है। m/n मीन्स m रोज होगा, n कॉलम्स होगा। तो अगर एक मैट्रिक्स को जनरलाइज फॉर्म में लिखा जाए तो इस तरह से लिख सकते हैं। अगर एक मैट्रिक्स मुझे लेना है, मैट्रिक्स A मैं ले रहा हूँ, और A मैट्रिक्स को मैं ऐसे लिख देता हूँ कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। यह 3/3 ऑर्डर है, मीन्स 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है इस मैट्रिक्स में। अब आप देखेंगे यहाँ पर 1 1 जो लिखा हुआ है 11 नहीं है, 1 1 है, A12 है, A13 है। इसका मीनिंग हो गया ये सब स्क्रिप्ट जो लिखा हुआ है, यह पहला नंबर जो है रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और दूसरा कॉलम को। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट हो गया, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट हो गया। उसी तरह से A21 A22 A23 की बात करें तो पहला एलिमेंट क्या है, पहला नंबर 2 है, यानी कि सेकंड रो को रिप्रेजेंट करेगा। तो A21 मीन्स सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 मीन्स सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 मीन्स सेकंड रो थर्ड कॉलम। सिमिलरली या थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इसको जनरलाइज करके ऐसे भी लिखा जा सकता है कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं AIJ और 3/3 कर दिया तो हो गया। ऐसे समझने के लिए यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि वेयर I इज इक्वल टू 1 2 3 एंड J ऑल्सो 1 2 3। यह हो गया
थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स जो, या थर्ड ऑर्डर मीन्स 3 रोज 3 कॉलम्स है, और जब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल हो जाए किसी मैट्रिक्स में तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है थर्ड ऑर्डर। अगर इसी टाइप का एक और मैट्रिक्स ले लें जिसमें ज़्यादा ही ऑर्डर हो, जितनी वैल्यू मान सकते हैं, जैसे A11, A12, A13 डॉट डॉट A1n, A21, A22, A23 डॉट डॉट A2n, A31, A32, A33 डॉट डॉट A3n। ऐसे ही अगर बढ़ते जाएं, और यहाँ पर मैं लिख दूँ AM1, AM2, AM3 डॉट डॉट और यहाँ AMN, तो इससे मुझे यह पता चला कि इसमें m रोज और n कॉलम्स है, या m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसमें यहाँ पर m रोज ऐसे m हॉरिजेंटल लाइन्स है और n वर्टिकल लाइन्स लिखा हुआ है, तो m रोज n कॉलम्स हो गया, जिसे हम लोग सिम्बॉलिकली ऐसे भी लिख सकते हैं Aij, और यह हो गया m/n। वहाँ जैसे मैंने लिखा कि i की वैल्यू 1 2 3, j भी 1 2 3 है, तो यहाँ पर इसी नोटेशन से ही पता चल जाता है कि i मीन्स रो की संख्या, और रो की संख्या कहाँ तक जाएगा, m तक, तो इसमें m रोज है और इसमें n कॉलम्स है। नहीं तो यहाँ पर ऐसे भी दिखाया जा सकता है कि वेयर i इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट नंबर ऑफ रोज m है तो m, और j इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट, यह हो गया n। या जनरलाइज फॉर्म में इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, और इससे यह भी पता चलता है कि अगर मैं Aij बोलूँ तो यह कहाँ का एलिमेंट होगा, तो ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट है। A2 3 बोल दें तो वो कहाँ का एलिमेंट होगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट होगा। तो इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं और उसको जनरलाइज करके ऐसे लिखते हैं। चलिए आगे कुछ और मैट्रिक्स की बात करते हैं। अगर मेरे पास टोटल 6 एलिमेंट्स है, टोटल एलिमेंट्स मेरे पास 6 है, और क्या है कि कितने ऐसे मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकते हैं 6 एलिमेंट से, तो मुझे यह देखना है कि 6 एलिमेंट्स को कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, और जितने फैक्टराइजेशन हो सकता है वही मेरा नंबर ऑफ मैट्रिसेस दिखाएगा। जैसे 6 है तो मैं इसे लिख सकता हूँ 6 इंटू 1, 1 इंटू 6, 3 इंटू 2, 2 इंटू 3, इसके अलावा नहीं लिख सकते। तो अगर मेरे पास 6 एलिमेंट्स है तो ऐसा मैंने इस तरह से लिखना है ऑर्डर्ड में कि उसको मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाए, तो ऐसे 4 ही ऑप्शंस हुए हैं। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि इसके अगर 6 एलिमेंट्स है तो 6 एलिमेंट्स वाला मैट्रिक्स नंबर ऑफ मैट्रिसेस 4 होगा। तो इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं। अब अगर कहा जाए कि कंस्ट्रक्ट a matrix of order matrix A is equal to Aij of order 2/3 where Aij is equal to 2i plus j 2i plus j, ऐसा करा कि एक ऐसा मैट्रिक्स है जो जिसको इसमें वैल्यू 2/3 ऑर्डर का या मैट्रिक्स होगा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2/3, यहाँ पर भी दिखा सकते हैं। तो 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसमें यह जो एलिमेंट होगा वो कौन कौन सा होगा, वहाँ से हम लोग देख करके लिख सकते हैं। तो जैसे मेरे पास है मैट्रिक्स Aij और 2/3 ऑर्डर मीन्स यह हो गया कि इसमें 2 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होगा। जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, यह हो गया। अब इसमें 2 रोज 3 कॉलम्स है जो यहाँ पर ऐसे नोटेशन है, इससे यह पता चल गया कि यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर A11 चाहिए तो यहाँ मेरे पास Aij दिया हुआ, i और j की जगह पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और वैल्यू मेरा निकलेगा। तो यहाँ पर हो गया 1 यानी कि 3।
A12 चाहिए तो 2 इंटू 1 प्लस 2 या 4। A13 चाहिए तो A13 तो यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस 3 5। A21 चाहिए तो 2 इंटू 2 प्लस 1 यह हो गया 5। A22 चाहिए तो 2 इंटू 2 प्लस 2 6। A23 चाहिए तो 2 इंटू 2 प्लस 3 यह हो गया 7। तो इस तरह से हम लोग यह वैल्यू निकालिए उस कंडीशन की सहायता से, वह वैल्यू यहाँ पर डालेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हो गया 3 4 5 5 6 एंड 7। तो इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर कुछ कंडीशन दिया हुआ रहे तो। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगर एडिशन की बात करें और सब्ट्रैक्शन की बात करें, सम और डिफरेंस की बात करें दो मैट्रिसेस का, तो वह तभी पॉसिबल है जब दोनों सेम ऑर्डर का हो, यानी कि पहले में नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स जितने हैं उतने ही दूसरे मैट्रिक्स में भी होने चाहिए, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। लेकिन प्रोडक्ट के लिए कुछ और बात हम लोग करते हैं। प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स होगा, वो आगे की बात करेंगे। दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का होगा और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स इक्वल हो सकता है। तो अगर मेरे पास यहाँ पर ऐसा है कि इफ 2x प्लस वाई 1 2 x माइनस 2y या x माइनस वाई में कर दूँ इज इक्वल टू यहाँ पर 3 1 2 5 ऐसा है, तब कहेगा कि फाइंड x एंड y। यह इक्वल मैट्रिक्स का बेस्ट एग्जांपल है ऐसा। यह दोनों सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी कि इसमें भी 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, इसमें भी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है, तो यह सेम ऑर्डर का है, इसलिए इक्वल मैट्रिक्स हो सकता है। लेकिन इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए इसके करस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो अगर यह इक्वल मैट्रिक्स है तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 होगा। अब देखेंगे यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 2 है तो 2 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ 5 है, तो हो गया। तो दो इक्वेशंस मेरा यहाँ से आ गया, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। 1 एंड 2 कर सकते हो आप, और यहाँ पर 1 एंड 2 को ऐड सब्ट्रैक्ट करके हम लोग x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया 3 प्लस 5 प्लस y माइनस वाई कैंसिल हो गया, यहाँ पर 3x इज इक्वल टू 8 देन x इज इक्वल टू 8/3। और x की वैल्यू निकल गया तो y की भी वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गया 8/3, तो y की वैल्यू हो सकती है मेरे पास, देयरफॉर y इज इक्वल टू x माइनस 5 कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 से, और x की वैल्यू 8/3 माइनस 5 कर दिया तो 8 माइनस 15/3 दैट इज माइनस 7/3। इस तरह से इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज करके हम लोग अननोन वैल्यू को निकाल सकते हैं। x और y की वैल्यू को हम लोग यहाँ निकाले, और ऐसे भी कर सकते हैं अगर इक्वल मैट्रिक्स होगा तो। अब दो मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। अगर दो मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है। अगर मेरे पास ऐसा है कि इफ a इज इक्वल टू 2 3 4 5 एंड b इज इक्वल टू 1 5 7 8 ऐसा, देन अब दो मैट्रिक्स है, मैं ऐड कर सकता हूँ दोनों मैट्रिक्स को। तो यहाँ पर हो गया 2 3 4 5 सेम ऑर्डर होने चाहिए, प्लस ऐड करना है तो प्लस 1 5 7 8 सेम पोजीशन के एलिमेंट को ऐड करना है, जैसे 2 प्लस 1 3 प्लस 5 4 प्लस 7 और 5 प्लस 8। अगर सब्ट्रैक्ट करना होता या माइनस होता तो माइनस कर देते, सब में हो गया। तो मेरे पास आ गया यहाँ 3 8 11 एंड 13 हो गया आंसर। अगर सब्ट्रैक्ट करना होता तो ऐसे ही करते। एक और बात हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जैसे कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है
और उस मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिटर्मिनेंट हम लोग पहले डिस्कस किए। डिटर्मिनेंट में करते थे क्या कि डिटर्मिनेंट तो ऑलवेज स्क्वायर ऑर्डर का ही होता है, लेकिन अगर किसी नंबर से या किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं उसमें, तो क्या होता है किसी एक रो या एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई करते हैं वहाँ पर डिटर्मिनेंट में। या कॉमन करना है तो किसी एक रो या एक कॉलम में हो तो कॉमन कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं। मैट्रिक्स में आपको अगर मल्टीप्लाई करना है तो सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करना होगा, या कॉमन करना है तो सारे एलिमेंट्स में से आप कॉमन करेंगे, किसी एक रो या एक कॉलम से यहाँ नहीं होता। तो जैसे अगर मेरे पास 2a लिखना होता तो 2 इंटू जो मैट्रिक्स है वो लिख देते 2 3 4 5, और फिर इस 2 से सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते, बाहर वाला 2 अंदर जाएगा तो सारे एलिमेंट्स को, यानी 2 2 जा 4, या ऐसे भी आप लिख सकते हो पहली बार तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4 और 2 इंटू 5। तो यहाँ पर हो गया मेरे पास 4 6 8 एंड 10। इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई या डिवाइड किसी कांस्टेंट नंबर से अगर डिवाइड भी करते हैं तो अभी इसी तरह से सारे एलिमेंट्स में डिवाइड करना होगा, तब मैट्रिक्स सही होगा। हम लोग किसी एक रो या एक कॉलम की बात इसमें नहीं कर सकते। यह बात हो गई एडिशन सब्ट्रैक्शन की। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और दो इक्वेशन अगर रहेगा और x और y की वैल्यू निकालनी हो तो हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, ऐसा है, मैं बार बार यहाँ पर 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले रहा हूँ, वो इसलिए ताकि कैलकुलेशन ईजी हो और जल्दी से आपको समझ में आ जाए। लेकिन जो ऑपरेशन रूल 2x2 ऑर्डर के लिए होगा वही आगे भी ऑर्डर के लिए होगा, मतलब 3x3 हो 4x4 हो, सारे ऑर्डर्स के लिए ऐसे ही होंगे। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। 2x2 ऑर्डर में कैलकुलेशन ईजी होगा, जल्दी से बता दिया जाएगा, इसलिए ऐसा किया गया। अब चलिए यहाँ पर दो इक्वेशन दिया गया है। x + 2y इज इक्वल टू आपके पास है एक मैट्रिक्स, या इक्वेशन नंबर 1 है, और दूसरा मैंने लिखा x - 4y इज इक्वल टू दूसरा मैट्रिक्स है। और आपको x और y की वैल्यू बतानी, x और y की वैल्यू बतानी है तो आपको जस्ट जैसे सिंबल यहाँ पर यह मैट्रिक्स है, एक नंबर सपोज करके भी हम लोग सोच सकते हैं कि ऐसा इक्वेशन हम लोग पहले भी सॉल्व किए थे, ऐड सब्ट्रैक्ट क्रॉस जो भी करते थे, तो ऐड सब्ट्रैक्ट करके हम लोग सोच सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो x गायब हो जाएगा और y की वैल्यू निकल सकती है। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 - 2 इम्प्लाई दैट, तो x + 2y - x और माइनस माइनस प्लस 2y हो गया। x मेरा कैंसिल होने वाला है और यहाँ पर मेरे पास आया 1 2 3 4 और -2 1 5 6। यहाँ पर x दोनों में प्लस माइनस कैंसिल, 2y + 2y जस्ट मिनट 4y, तो 2y + 4y 6y हो गया आपके पास। और यहाँ पर ऐड करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 - 2 लिखना है तो ऐसे आप लिख सकते हो 1 - 2, 2 - 1, 3 - 5 और 4 - 6। इसकी वैल्यू आ गई -1 -1 -2 एंड -2। यह हो गया 6y। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू आप लिखेंगे 1/6 -1 1 -2 -2, ऐसे लिख सकते हैं। या 1/6 है तो अभी मैंने डिस्कस किया कि अगर किसी मैट्रिक्स में कोई नंबर कॉमन हो तो बाहर सभी में से कॉमन होने चाहिए, या मल्टीप्लाई करना है तो सारे में, तो उसी तरह से डिवाइड, यहाँ पर 1/6 है, 6 से अगर डिवाइड करना होगा तो सभी को डिवाइड करेंगे तो ऐसे हो सकता है। मेरे पास -1/6 1/6 2/6 मीन्स 1/3, दैट इज -1/3 और -1/3 ऐसा। तो y की वैल्यू हम लोग ने निकाला। अब इस y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डालें, आइदर इन 1 और इन 2, तो x की वैल्यू निकल सकती है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 में मेरे पास है x + 2y, तो 2 इंटू y की वैल्यू मेरे पास है -1/6 1/6 -1/3 -1/3 और इज इक्वल टू मेरे पास है मैट्रिक्स 1 2 3 4। अब x को इस साइड रहने देंगे, y वाले बाकी वाले को दूसरे साइड करेंगे तो x की वैल्यू निकल सकती है। और x इज इक्वल टू मेरे पास हो गया 1 2 3 4 -2
-1/6, 1/6 -1/3 -1/3। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4 और माइनस ये आ गया अंदर, तो यहाँ हो गया -2/6, तो -1/3 यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ पर 1/3 हो जाएगा और यहाँ पर -2/3 हो गया और -2/3 हो गया। अब आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ईच एलिमेंट को, तो यहाँ पर हो गया 1 -1/3, 2 -1/3, 3 -2/3 एंड 4 -2/3। तो यहाँ हो गया मेरे पास, एलसीएम लेंगे तो 3 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, तो 3 + 1/3, 6 -1/3 एंड 9 + 2/3 एंड यहाँ हो गया 12 + 2/3, जिसकी वैल्यू हो गई 4/3, 5/3, 11/3, 14/3। तो इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। मैट्रिक्स मीन्स इक्वेशन को अगर मैट्रिक्स फॉर्म में कुछ दिया हुआ है तो उसे सॉल्व करके हम लोग ऐसे एक्स और वाई की वैल्यू ला सकते हैं। तो यह बात हो गई। चलिए कुछ और बात करते हैं। अब जरा से हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, एडिशन में तो कुछ भी होगा सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन में सेम ऑर्डर का अगर है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, या डिफरेंट ऑर्डर का है तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल होगा तो पॉसिबल है कि उसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, तो यहाँ पर एग्जांपल से समझाया जा सकता है कि इफ़ A = मेरे पास है 2 3 4 5 एंड B = सेम स्क्वायर ऑर्डर अभी ले रहे हैं 1 2 5 7 या 6 कर लो, 6 7। अब यहाँ पर फाइंड A क्रॉस B एंड सेकेंड वन इज B क्रॉस A। A क्रॉस A भी निकाल सकते हैं। तो चलिए A क्रॉस B, A क्रॉस B के लिए मुझे करना क्या है, पहले A वाले को लिखें 2 3 4 5 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1 2 6 7। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट में, डिटर्मिनेंट बार बार मैं बोल रहा हूँ डिटर्मिनेंट क्योंकि दोनों एक दूसरे से कुछ रिलेशन रखता है। तो अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। डिटर्मिनेंट में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वहाँ पर रो से रो मल्टीप्लाई हो सकता है, रो से कॉलम हो सकता है, कॉलम से कॉलम, रो कॉलम से रो हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैट्रिक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग सिर्फ यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि पहले मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। सेकेंड ऑर्डर का आराम से कर सकते हैं, और इसको पहले समझाने के लिए मैं ऐसे कर सकता हूँ कि यहाँ पर पहला मैट्रिक्स का पहला रो है आपके पास 2 3 और फर्स्ट कॉलम आपके पास हो गया 1 6। 2 3 को 1 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह फर्स्ट रो का एलिमेंट होगा। फिर 2 3 को 2 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट होगा। अब उसी तरह से फर्स्ट रो जितने कॉलम होता इसमें सेकेंड मैट्रिक्स में उतने सभी में मल्टीप्लाई करते फर्स्ट रो से, वो फर्स्ट रो का एलिमेंट होता है प्रोडक्ट वाले का। अब फर्स्ट रो का काम हो गया, सेकेंड रो से फिर फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ऐसे लिखेंगे फिर 4 5 1 6 और फिर 4 5 2 7। ऐसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 1 + 3 × 6 हो गया, 2 × 2 + 3 × 7 हो गया, 4 × 1 + 5 × 6 हो जाएगा, 4 × 2 + 5 × 7 हो जाएगा। ऐसे तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, या यहाँ से भी देख सकते हो 2 × 1 पहला रो पहला कॉलम, तो 2 × 1 + 3 × 6। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके ऐड भी करना होता है तो ऐड कर दिया। फिर 2 × 2 + 3 × 7, वहाँ से भी ऐसा ही होने वाला है, लिख दिया। फर्स्ट रो से हो गया, दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर लिया, फर्स्ट रो का काम हो गया। और फर्स्ट रो से जो मल्टीप्लाई करेंगे वो फर्स्ट रो में ही आएगा।
अब सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों कॉलम को, और सेकेंड रो में लिखेंगे। अगर थर्ड रो होता तो उससे भी मल्टीप्लाई करते, थर्ड रो में लिखते। यहाँ पर सेम ऑर्डर का है इसलिए ऐसा ही रहेगा। तो अब यहाँ हो गया 4 × 1 प्लस 5 × 6 एंड 4 × 2 प्लस 5 × 7 हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 + 18 है, और यहाँ 4 + 21, 4 + 30 एंड 8 + 35। जो आया मेरा वैल्यू 20, 25, 34 एंड 43। इस तरह से हम लोग ऐसे A क्रॉस B निकाल लिए। सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ B क्रॉस A, बस लेकिन पहले B आएगा फिर बाद में A आएगा, तो B वाला का रो चलेगा, A वाले के कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, यह ध्यान रखना है। और एक और बात कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। जैसे अगर A क्रॉस B की बात है तो B क्रॉस A भी कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही आएगा। B क्रॉस A डिफरेंट हो सकता है। कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको A क्रॉस B और B क्रॉस A सेम आएगा, लेकिन यह जनरलाइज फॉर्म में यह नहीं हो सकता है कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करे, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करे। एडिशन में होगा A + B, B + A के इक्वल होगा, लेकिन एसोसिएटिव लॉ वहाँ होगा, एसोसिएटिव लॉ यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन में भी होगा, लेकिन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता प्रोडक्ट में। तो चलिए एक B क्रॉस A से भी दिखाते हैं कि इतनी वैल्यू आ रही है या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं B क्रॉस A को, B क्रॉस A, B में मेरे पास है 1 2 6 7 और A है 2 3 4 5। फिर वही बात, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकेंड के कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 × 2 + 2 × 4। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया, फिर 1 × 3 + 2 × 5, या फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर ली। फिर आगे सेकंड रो में आएंगे तो 6 × 2 + 7 × 4 और 6 × 3 + 7 × 5। अब मेरे पास आ रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर है 2 + 8, 3 + 10, 12 + 28 and 18 + 35 is equal to 10, 13, 40 and 53। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर A क्रॉस B जो मैंने निकाला है यह 20, 25, 34, 43 एंड B क्रॉस A आया 10, 13, 40, 53। सो A क्रॉस B इज़ नॉट इक्वल टू B क्रॉस A इन जनरलाइज्ड फॉर्म, लेकिन कुछ पार्टिकुलर एक्सेप्शन में हम लोग बोल सकते हैं कि A क्रॉस B B क्रॉस A के इक्वल हो सकता है। तो चलिए एक एग्जांपल वैसा भी लेते हैं। इफ f of x is equal to cos x sin x minus sin x cos x, then prove that f of x into f of y is equal to f of x plus y is equal to f of y into f of x। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि f ऑफ x दिया हुआ है, x के टर्म में है तो यहाँ भी x में है, तो y हो जाएगा तो क्या होगा मेरे पास, ऐसा हो जाएगा। f ऑफ y अगर लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, cos y sin y माइनस sin y और cos y, यह बात होगी। और अगर f ऑफ x प्लस y लिखना होता तो क्या लिखते हैं, cos x प्लस y sin x प्लस y माइनस sin x प्लस y एंड cos x प्लस y, जो यह लाएंगे हम लोग मल्टीप्लाई करके एफ एक्स इंटू एफ वाई को। इसमें हम लोग को कुछ फार्मूला माइंड में रखना चाहिए, कौन सा, तो साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री से जो फार्मूला है साइन ए प्लस बी हम लोग जानते हैं कि साइन ए इंटू
कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है, एंड कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है। इसका यूज हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो मेरे पास है एफ एक्स और एफ वाई तो है ही, तो एफ एक्स इंटू एफ वाई निकाल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस वाई साइन वाई माइनस साइन वाई कॉस वाई। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब पहले मैट्रिक्स का रो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई हो। तो ऐसा ही करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई। फर्स्ट रो से मैंने फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को, तो कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। तो कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई हो गया। अब फर्स्ट रो का काम मेरा हो गया। अब सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं। तो सेकेंड रो में मेरे पास माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू माइनस साइन वाई। फिर हो गया माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। अब आप देखेंगे यहाँ पर कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई हो गया यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ पर जैसे थोड़ा सा अगर इसको अरेंज करके लिखे तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई लिख सकते हैं। यहाँ पर इन दोनों में माइनस से अगर नेगेटिव कॉमन कर लिया तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। और यहाँ पर भी थोड़ा अरेंज कर ले तो पहले कॉस एक्स इंटू कॉस वाई लिख लिया और माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब एग्जैक्ट फार्मूला के फॉर्म में यह आ रहा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी है तो यहाँ पर कॉस एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, तो कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई हो गया। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी है तो साइन ए प्लस बी मीन्स साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ पर वैसे ही माइनस साइन एक्स प्लस वाई एंड कॉस एक्स प्लस वाई मीन्स मेरे पास जो एफ एक्स प्लस वाई लाना था एक साइड से मैंने लाया। यह इक्वेशन नंबर 1 हो सकता है। तो ऐसे हम लोग दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, एफ एक्स इंटू एफ वाई को, तो मेरे पास आ गया एफ एक्स प्लस वाई। फिर अगर एफ वाई इंटू एफ एक्स को ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो भी फिर यही आने वाला है, वो अभी दिखाएंगे। अब मेरे पास है एफ वाई इंटू एफ एक्स, एफ ऑफ वाई इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ वाई मीन्स कॉस वाई साइन वाई माइनस साइन वाई कॉस वाई मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ एक्स मीन्स कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स एंड कॉस एक्स। प्रोसेस वही रहेगा, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होना है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो है मेरे पास कॉस वाई साइन वाई, पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस वाई इंटू कॉस एक्स प्लस साइन वाई इंटू माइनस साइन एक्स। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम किया, फिर फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम करेंगे तो कॉस वाई इंटू साइन एक्स प्लस साइन वाई इंटू कॉस एक्स। फर्स्ट रो का काम हो गया, पहले वाले मैट्रिक्स से दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिए रो वाले से। अब सेकेंड रो से फिर दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड मैट्रिक्स के, तो यहाँ पर हो गया माइनस साइन वाई इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इंटू माइनस साइन एक्स। और फिर मेरे पास है माइनस साइन वाई इंटू साइन एक्स प्लस कॉस वाई इंटू कॉस एक्स। यह है।
थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास है cos x cos y माइनस साइन x साइन y। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसे साइन x cos y प्लस cos x साइन y। यहाँ पर मेरे पास हो गया माइनस, अगर मैंने कॉमन कर लिया तो साइन x cos y प्लस cos x साइन y, और इसमें लिख सकते हैं cos x cos y माइनस साइन x साइन y। या फिर यह फॉर्मूला पर अरेंज हो गया cos a cos b माइनस साइन a साइन b cos a प्लस b। तो यहाँ पर हो गया cos x प्लस y, नेक्स्ट साइन x प्लस y माइनस साइन x प्लस y एंड cos x प्लस y। तो यहाँ पर मेरे पास है cos x प्लस वाई साइन x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई, जो कि f(x) प्लस y है, जो पहले था निकाले थे वही है। तो 1 और 2 से हम लोग देख रहे हैं, मेरे पास आ गया f(x) इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ y इंटू एफ ऑफ x। प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हम लोग प्रूव करते हैं, लेकिन एक खास बात यह हम लोगों ने देखा कि a इंटू बी बी इंटू ए के इक्वल है, मीन्स यहाँ कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो किया। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव लॉ प्रोडक्ट में फॉलो नहीं किया जाता। सिर्फ कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चन जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है जिसमें कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स में, बाकी में नहीं करता। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही पे इसको ड्रॉप करेंगे। अगले क्लास में मैट्रिक्स में और एडजॉइंट इन्वर्स वगैरह की बात करेंगे और डिटेल्स में हम लोग बढ़ेंगे आगे। थैंक यू वेरी मच।